नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 9 जनवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और यह क्विज विभिन्न समाचार पत्रों से लिया गया है। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर इस वीडियो के नीचे दिया गया होगा। तो उस गूगल फॉर्म को आप भर के 1 बाय 1 आपका काउंसलिंग सेशन लिया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी और आप एक अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर सकेंगे। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, पीटीएस श्रृंखला, उसे भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट 3 टेस्ट पेपर आप फ्री में देख सकते हैं। इसका पूरा लाइव डिस्कशन होगा, एक एक क्वेश्चन का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, तो उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं। अब आइए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। के आकार की रिकवरी का तात्पर्य रिकवरी की अलग अलग दर से है, जिसमें एक खंड सकारात्मक रूप से ठीक हो रहा है तो दूसरे खंड में गिरावट आ रही है। दूसरा कथन है, गिनी गुणांक आय असमानता का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। तीसरा है कि एक उच्च गिनी गुणांक अधिक आय असमानता को इंगित करता है। तो यहां पर कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का आप देखिए, केवल एक दिया है, सिर्फ 2 या तीनों या कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। पहले हम लोग इससे संबंधित खबर को देख लेते हैं। तो यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है कि इनकम इनइक्वालिटी डिक्लाइन सेज एसबीआई रिसर्च यूनिट, यहां पर देख रहे हैं काउंटरिंग के शेप्ड इको रिकवरी क्लेम की बात की जा रही है। तो यह के शेप रिकवरी क्या होती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये के आकार का दिया जा रहा है। तो एक तरफ देख सकते हैं टेक्नोलॉजी है एंड लार्ज कैप फर्म्स हैं, इधर स्मॉल बिजनेसेस एंड साइकिल्स, पुअर, ब्लू कॉलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब मंदी के बाद एक के आकार की रिकवरी साकार होती है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में रिकवरी की विभिन्न दरों, समय या सीमा को प्रदर्शित करती है। यानी यह क्षेत्रों, उद्योगों और जनसांख्यिकी समूहों में देखी गई एक समान और एक साथ पुनर्प्राप्ति से भिन्न है। के आकार की पुनर्प्राप्ति के निहितार्थ केवल आर्थिक बदलावों से परे हैं, अर्थव्यवस्था और समाज पर बड़े पैमाने पर संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक परिणामों और रिश्तों की गतिशीलता मंदी से पहले और बाद में मौलिक परिवर्तनों से गुजरती है। और गिनी गुणांक की बात की जाए तो गिनी गुणांक यह आय असमानता का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है और यह 0 और 1 तक होता है। यानी एक उच्च गिनी गुणांक अधिक आय असमानता को इंगित करता है और असमानता को मापने में जैसे लॉरेंज वक्र है, थील सूचकांक है, पाल्मा अनुपात है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। अब आशा करता हूं कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, यहां पर कह रहे हैं एक उच्च गिनी गुणांक अधिक आय असमानता, तो ये तीनों कथन सही है, अतः उत्तर इसका सी होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। दूसरा, इसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल नहीं है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2? तो इसके बारे में आप लोग बताइए, इसका उत्तर दीजिए। तब तक हम लोग खबरों को देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है, स्विट्जरलैंड डिसीजन टू एलिमिनेट इंपोर्ट ड्यूटीज लिमिट एफटीए यूटिलिटी फॉर इंडिया। यह भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ क्या है, तो यह 4 देशों से बना एक अंतर सरकारी आर्थिक ब्लॉक है। इसमें आइसलैंड, लिechtenstein जिसकी राजधानी वादुज है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना 1960 में अपने सदस्यों और अन्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और दोस्तों, बता दें कि इसमें यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं। यह जो संघ है
अपने सदस्यों के बीच व्यापार के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाकर कार्य करता है, जिसमें एसोसिएशन क्षेत्र के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति मिलती है। सदस्य देश के पास यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते हैं, जिससे उन्हें व्यापार बाजारों तक पहुंच की अनुमति। तो आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड भारत से खत्म कर लिया है, तो यह भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। अब आशा करता हूं कि आप लोगों को इसका उत्तर मिल गया होगा। इसमें केवल एक कथन सही है, वो है पहला, दूसरा गलत है, क्योंकि यह सदस्य हैं। तो इस तरह से उत्तर क्या हो गया? ए हो गया, केवल एक सही है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाइपरसोनिक मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक दोनों मिसाइलें एक बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती हैं और उन्हें इच्छित लक्ष्य तक ले जाया जा सकता है। दूसरा है, पारंपरिक हाइपरसोनिक हथियार केवल संभावित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तीसरा है, यह कम से कम 10 मैक की गति से उड़ता है। तो इनमें कह रहा है कि कितने कथन सही हैं? केवल एक, सिर्फ दो, या सभी तीन, या कोई भी नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग पहले सोचिए, तब पहले हम इसको खबर को देख लेते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, रसिया फायर्स हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन यूक्रेन, यानी रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग कर दिया है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं? तो ध्वनि की गति से 5 गुना के बराबर, यह मैक 5 की न्यूनतम गति तक पहुंचने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक प्रक्षेपण से बचकर खुद को बैलिस्टिक समकक्षों से अलग करती हैं और इसमें उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य की ओर, जो लक्ष्य उन्होंने उधर ले जाया जा सकता है। पारंपरिक हाइपरसोनिक हथियार कठोर लक्ष्यों, यहां तक कि भूमिगत सुविधाओं को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से गति से प्राप्त गतिज ऊर्जा पर यह निर्भर करते हैं। तो अब यहां पर आशा करता हूं कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। यह अनुसरण करती हैं, इन्हें इच्छित लक्ष्य तक ले जाती। ये दोनों मिसाइलें एक बैलिस्टिक प्रक्षेपण का अनुसरण। अब देखिए यहां पर कह रहा है कथन, कोई भी कथन इसमें सही नहीं है, तीनों इसमें गलत है। ठीक है, चूंकि हाइपरसोनिक के बारे में कहा जाता है कि इच्छित लक्ष्य तक यह ले जाया जा सकता है, तो इस तरह से इसमें सी इसका उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कानून के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका यानी रूल ऑफ लॉ, इसका अर्थ है कि सरकार की ओर से मनमानी के अस्तित्व का बहिष्कार। दूसरा है, यह कार्यपालिका की अराजकता पर अंकुश लगाने के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करके कि कोई भी अधिकारी या प्रशासक विधायी मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या दोनों सही है, या ना तो एक ना तो दो? तो इसका भी उत्तर आप लोग दीजिए। यहां पर खबर देख लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है, रूल ऑफ लॉ वर्सेस राइट टू लिबर्टी, यानी कानून का शासन वर्सेस राइट टू लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें कोर्ट क्या कहता है? अभी आप लोगों ने देखा होगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड व्हेनेवर द स्टेट फेल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी द कोर्ट विल स्टेट टू इंश्योर दैट द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स ओवर द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कानून का शासन ये जो है, इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक, जो कि किंग जेम्स प्रथम के शासनकाल के दौरान पर थे, तो इस सिद्धांत का उन्हें प्रवर्तक माना जाता है। तो जस्टिस कोक ने कार्यपालिका के विरुद्ध कानून की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए कहा कि राजा को ईश्वर एवं कानून के अधीन होना चाहिए। जस्टिस कोक के सिद्धांत को डाइसी ने अपने क्लासिक काम द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में विकसित किया था, जो कि 1885 में प्रकाशित हुआ था। तो डाइसी के अनुसार कानून के शासन का अर्थ है मनमानी शक्ति या व्यापक विवेकाधीन शक्ति के प्रभाव के विपरीत नियमित कानून की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रबलता। इसका अर्थ यह है कि सरकार की ओर से मनमानी के अस्तित्व का बहिष्कार, और इसका संक्षेप में मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा देश की सामान्य अदालतों के समक्ष सामान्य कानूनी तरीके से स्थापित कानून के उल्लंघन के अलावा गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता, उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। तो इसे ध्यान रखेंगे और आशा करता हूं कि इसका उत्तर भी आप लोग दे चुके होंगे। एकदम सही उत्तर दिया है, दोनों कथन इसमें सही है। अब बढ़ते हैं
2022 में, याद ध्यान रखेंगे 2022 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थल और राज्य में स्थान। धौली उड़ीसा, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश, जौगड़ा मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। तो इसमें कह रहा है कितने युग्म सुमेलित हैं। तो इस उत्तर के बारे में भी देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। धौली जो है उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र के रूप में महत्व रखता है। 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में गुटीपंथी कोंडा रोड पर एर्रागुडी के पास अशोक शिला स्थल की सुरक्षा के लिए उपाय किए। जौगड़ा को उड़ीसा में अशोक के महत्वपूर्ण शिलालेख की विशेषता वाला दूसरा स्थान होने का गौरव प्राप्त है। कालसी या अशोक का शिलालेख का यानी युद्ध में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक द्वारा अपनाए गए मानवीय दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से इसमें दर्शाया गया है कालसी अभिलेख में। और यह उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बफर जोन में स्थित है। तब आपको इसका उत्तर मिल गया होगा, यानी पहला और दूसरा, यानी इसमें दो युग्म सुमेलित हैं, ये गलत हो गया। जौगड़ा भी उड़ीसा में है, कालसी जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, बफर जोन पर। तो इस तरह से तीसरा चौथा, तो केवल दो युग्म, यानी उत्तर 20 का सही होगा। अब बढ़ते हैं आज का तथ्य, जीआई टैग। इसे हमने सीएनए में भी इसकी चर्चा की है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी बीते गुरुवार को 17 भारतीय उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। यहां पर देख सकते हैं कापड़डगंडा शॉल है, कोरापुट काला जीरा राइस है, हाँ लांजी सौरा पेंटिंग है, उड़ीसा खजूरी गुड़ है, और सिमलीपाल काई चटनी है, और नयागढ़ केंटून मुंडी ब्रिंजल है, बैगन जिसे कहते हैं, धेनकनाल मगजी लड्डू भी है। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे भी आप देखेंगे। तो जीआई टैग क्या होता है, इसे हम भौगोलिक संकेतक कहते हैं, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। यह टैग किसी भी क्षेत्र विशेष उत्पाद को दिया जाता है और इस देने के बाद उसकी उत्पाद की जो है कह सकते हैं गुणवत्ता बढ़ जाती है। कोई उसकी कॉपी करके नकली नहीं बेच सकता है, और यह 10 वर्ष के लिए मान होता है जीआई टैग। और 2003 में शुरुआत हुई थी। भारत का पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को दिया गया था, और 7 जनवरी तक जो है 500 से अधिक जीआई टैग हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्पाद के पंजीकरण और उसके संरक्षण के लिए दिसंबर 1999 में एक एक्ट आया था, जिसे 2003 से लागू किया गया, और यह 10 वर्षों तक के लिए किया जाता है। और इसमें जैसे कोई अगर नकली वस्तु बेचता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और इस तरह से लोगों को अपने स्थानीय उत्पाद को बेचने में, वैश्विक मान्यता दिलाने में, पहचान दिलाने में यह जीआई टैग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें जैसे उत्पाद जो है खेती से जुड़े उत्पाद जैसे चावल, गुड़, चाय आदि, प्राकृतिक उत्पाद, कपड़ा है, हैंडीक्राफ्ट है, उत्पाद है, खाद्य सामग्री जैसे पेठा, लड्डू, रसगुल्ला, हाँ मुर्गा जैसे कड़कनाथ मुर्गा, इलाहाबाद का अमरूद, हाँ तो इस तरह से इन सब को दिया गया है। तो अभी जो है गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश से दो स्थान मिला है 17 में से, वांचो लकड़ी का शिल्प और अरुणाचल की उग्र आदि केकिर अदरक। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की 3 किस्में हैं साड़ियों की, वह तंगेल, कोरियल और गराड़। इसी तरह से पश्चिम बंगाल का सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी का काला नुनिया चावल को भी शामिल किया गया है। तो सुंदरबन जो शहद है वह मौली समुदाय द्वारा सुंदरबन जंगल से एकत्र किया जाता है। ठीक, इसी तरह तंगेल साड़ियां नादिया और पूर्वी वर्धमान जिलों में बुनी जाती हैं, जबकि कोरियल और गारद मुर्शिदाबाद और बीरभूम में बुनी जाती हैं। तो इस तरह से उड़ीसा में कपडगंडा शॉल, ये वहाँ की कौंध जनजाति के द्वारा, लांजिया सौरा चित्रकला पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ काटेन मुंडी बैगन, और उड़ीसा का खजूरी गुड़ बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ढेकनाल मगजी। इतना जो है 7 उत्पाद यानी टोटल 17 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो इस तरह से आज हमने यह 5 प्रश्नों के अलावा फैक्ट ऑफ द डे आपके लिए आज के लिए होमवर्क है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जीआई टैग दिया गया है। भारत में किस राज्य को, यानी टॉप 3 स्टेट के नाम बताना है जहां पर सबसे अधिक जीआई टैग हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए है
कि के सेफ रिकवरी क्या होती है, के सेफ रिकवरी क्या है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, किसे दिया गया था, किस उत्पाद को पहला जीआई टैग दिया गया था और इसका वैधता कितने वर्ष तक होती है। तो इस तरह से आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।